हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और बायोलॉजी में जो टॉपिक हमारा चल रहा है दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम लगातार पहले डिक्शनरी को कंप्लीट कर रहे हैं। जेनेटिक्स से रिलेटेड शब्दावली क्या है, जीन क्या है, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने अलील क्या होता है, युग्म विकल्पी क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस किया। आज की क्लास में भी हम पहले कुछ डिक्शनरीज को पढ़ेंगे, फिर हम मेंडल के बारे में स्टडी करेंगे और उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने संकरण के बारे में आपको कल की क्लास में बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, संकरण क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैंने आपको कहा था कि अगर दो जीवों में या दो जातियों में हमें कुछ अच्छे कैरेक्टर्स दिख रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो अच्छे कैरेक्टर्स हमें एक ही एनिमल में या एक ही प्लांट में, या हम ऐसा कह सकते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही जीव में प्राप्त हो जाएं, तो उसके लिए हम क्या कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, संकरण कराते हैं। क्लियर। संकरण में क्या किया जाता है, संकरण में सबसे पहले जो संतानें प्राप्त होती है, मान लीजिए ये आपके पास एक्स प्लांट है, ये वाई प्लांट है। क्लियर। इन दोनों में आपने क्या करवा दिया, हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया। तो जो पहली जनरेशन प्राप्त होगी उसे क्या बोलेंगे, F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन। क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, अब F1 जनरेशन में मान लीजिए ये दो लोग हैं, इनसे F1 जनरेशन जो हुई उसमें 4 बच्चे पैदा हो गए, A, B, C और D, ऐसा। क्लियर। अब हम इनको आपस में क्या करा रहे हैं, इनकी आपस में हम इंटरनल ब्रीडिंग करा रहे हैं, ऐसे। समझ रहे हो। यानी हमने क्या किया, देखिए समझिएगा, हमने सबसे पहले इनको कह देंगे जनक, पेरेंट। तो हमने सबसे पहले 2 पेरेंट लिए, ये भी पेरेंट है, ये भी पेरेंट है, और 2 जनकों के मध्य हमने क्या करवाया, क्रॉसिंग करवाई, उनके बीच में रिप्रोडक्शन करवाया, ब्रीडिंग करवाई। और ब्रीडिंग करवाने से जो पहली पीढ़ी प्राप्त होती है उसको हम क्या कह देंगे, F1 जनरेशन। क्लियर। F1 जनरेशन इंग्लिश में बोला जाता है फिलियल वन, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में मान लीजिए हमारे पास 4 संतानें हुई, हम इनके बीच में क्या करवा रहे हैं, स्वयं प्रजनन। हम इनके बीच में क्या करा रहे हैं, ऑटो ब्रीडिंग। ऑटो ब्रीडिंग का मतलब होता है संतानों के मध्य आपस में, और इन संतानों के मध्य आपस में जब जनरेशन आप स्वयं प्रजनन करवा रहे हो तो जो पीढ़ी आपको प्राप्त हुई है, मान लीजिए उसमें आपको क्या मिले, उसमें आपको E, F, G, H, I, J, K, L, M इतनी सारी संतानें मिली, तो ये पीढ़ी कौन सी होगी बताइए, F2 पीढ़ी। क्लियर। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि 2 पेरेंट्स के बीच में जब पहली बार क्रॉसिंग होती है, क्रॉसिंग को आप कह सकते हैं ब्रीडिंग। 2 पेरेंट्स के बीच में जब पहली बार प्रजनन होता है तो उससे जो संतानें पैदा होती हैं, तो जो पहली जनरेशन है उसको आप क्या कहते हैं, F1 जनरेशन। ये उसी तरीके से है जैसे मान लीजिए कोई फैमिली है जिसमें एक मेल एक फीमेल है ना, उनकी शादी हुई, शादी होते ही जो पहली जनरेशन आई वो F1 पीढ़ी। ठीक है। पहली जनरेशन के बस इतना अंतर है कि हमारे अंदर क्या होता है, मानवों के अंदर स्पेशली क्या है कि हम लोग मान लीजिए मेरे मदर फादर से मैं पैदा हुआ, मेरे भाई बहन पैदा हुए, ठीक है, तो हमारी शादी होती है किसी दूसरी जनरेशन के किसी कैंडिडेट से। लेकिन यहां पर जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो क्या किया जाता है, यहां पर F1 पीढ़ी में जो संतानें पैदा हुई है उनके बीच में ही ऑटो ब्रीडिंग की जाती है। अगर मैं देसी लैंग्वेज में कहूं तो यहां पे आपस में भाई बहन की शादी करवा दी जाती है, भाई भाई की, भाई बहन की, इस तरह शादी करवा दी जाती है। ठीक है। प्लांट्स के बेस पे, प्लांट्स में भाई बहन होते नहीं, ठीक है, तो प्लांट्स के बेस पर इसी तरीके का है ना। तो यानी आप एक ही चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी 2 पेरेंट्स के बीच में क्या होगा, पहला क्रॉसिंग होगी, तो पहली क्रॉसिंग से जो फर्स्ट जनरेशन आपकी आएगी वो F1 जनरेशन है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि F2 जनरेशन कैसे आती है। तो F2 जनरेशन आती है F1 पीढ़ी के सदस्यों के मध्य आउट ब्रीडिंग से। F1 पीढ़ी के सदस्यों के मध्य स्वयं प्रजनन से आपके कौन सी पीढ़ी आती है, आपके F2 पीढ़ी आती है। ठीक है। क्या ये बात आपको समझ में आई, क्या ये बात आपको समझ में आई, यस और नो में जवाब दीजिएगा। चलिए क्लियर। तो सबसे सिंपल बात यहां तक हमने करी है।
क्या ये बात दिमाग में बैठी कि भैया दो पेरेंट्स के बीच में जब क्रॉसिंग होगी तो जो पहली पीढ़ी प्राप्त होगी उसे F1 कहेंगे, और F1 पीढ़ी की संतानों के मध्य हम दोबारा से क्या करवाएंगे, ऑटो ब्रीडिंग करवाएंगे, स्व प्रजनन करवाएंगे, तो जो पीढ़ी प्राप्त होगी उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम F2 जनरेशन कह देंगे। सिंपल, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब हमें पढ़ना है प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं समझिएगा। प्रभावी को बोला जाता है डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट एंड रेसेसिव, डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैरेक्टर्स, डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैरेक्टर्स। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। देखिए दोस्तों, देखिए आपने दो शुद्ध जनक लिए है ना, मान लीजिए आपने एक ही लक्षण लिया, प्रभावी अप्रभावी, ये एक ही लक्षण के अंदर बात करें। जैसे लंबाई है तो लंबाई में, लंबाई का जो लक्षण है, लेंथ का जो लक्षण है या हाइट का जो लक्षण है, इसमें एक तो होगा टॉलनेस, एक तो होगा लंबापन, और एक क्या होगा बताइएगा, एक होगा ड्वार्फनेस। ड्वार्फनेस क्या होता है, बौनापन। सिंपल, तो एक तो लंबापन है, एक बौनापन है। क्लियर। अब आपने क्या किया, आपने दोस्तों दो शुद्ध जनकों के मध्य, दो प्योर पेरेंट, शुद्ध क्या होते हैं, समयुग्मजी है ना, आपने क्या ले लिया, ये ले लिया शुद्ध लंबा और ये ले लिया शुद्ध बौना, ये ले लिया शुद्ध लंबा और ये ले लिया शुद्ध बौना। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला कि कैपिटल टी वाला तो जो है वो आपका लंबा है और स्मॉल टी वाला आपका बौना है, ये आपको कैसे पता चला सर, हमें तो पता नहीं चल रहा, आपको कैसे पता लगा, तो बिल्कुल मैं ये बताने वाला हूं आपको, आप टेंशन बिल्कुल ना लें, मुझे कैसे पता चला है ना। देखिएगा, देखिए दोस्तों, लंबाई के अंदर अभी मैं मेंडल के आपको कैरेक्टर्स पढ़ाऊंगा, तो मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स का क्या किया, सिलेक्शन किया, और 7 जोड़ी लक्षणों में उन्होंने बताया कौन सा प्रभावी है कौन सा अप्रभावी है। तो प्रभावी लंबाई के लक्षण में जो लंबापन है वो प्रभावी होता है और जो बोनापन है वो अप्रभावी होता है। लंबापन क्या है, प्रभावी, और बोनापन क्या है, अप्रभावी। अब देखना समझना इस चीज को। प्रभावी को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो डोमिनेंट होता है उसको इंग्लिश जो आपकी वोकैब है, इंग्लिश जो अल्फाबेट्स हैं उनके कैपिटल लेटर से शो किया जाता है, और जो अप्रभावी होते हैं उनको कौन से लेटर से शो किया जाता है, स्मॉल लेटर से शो किया जाता है। क्लियर। इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिख दिया है, शुद्ध लंबा, क्योंकि कैपिटल टी, और जब किसी जीन के दोनों मेंबर सेम हो तो उसको शुद्ध या उसको समयुग्मजी लिख सकते हैं। इधर भी दोनों मेंबर सेम है तो शुद्ध लिख दिया। कैपिटल टी मतलब लंबा, स्मॉल टी मतलब बोना। अब आप कहेंगे सर कि कहीं पर कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाए तो क्या होगा। अब देखो समझो इस चीज को, मतलब प्रभावी अप्रभावी का मतलब ही यही पता चलेगा आपको, है ना। देखिए समझिए, मान लीजिए दो लोग हैं, एक है आपके पास राम और दूसरा आपके पास है श्याम, ठीक है। राम जो है वो इंटेलिजेंट है ना, और श्याम जो है वो क्या है आपका, राम और श्याम जो है वो क्या है बताइए, एकदम मूर्ख है, ठीक है। और इसके साथ एक और है मोहन, है ना, ये भी क्या है, मूर्ख है। क्लियर। और इधर हरि, ये इंटेलिजेंट है। समझना, अभी मैं बहुत अच्छे से कहानी समझा रहा हूं। एक है हरि, एक है राम, एक है श्याम और एक है मोहन। हरि आपका इंटेलिजेंट, राम आपका इंटेलिजेंट, श्याम आपका इंटेलिजेंट, मोहन आपका इंटेलिजेंट, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूं हरि राम, तो हरि राम दोनों इंटेलिजेंट हैं, यानी दोनों प्रभावी है, तो बताओ ये दोनों एक दूसरे का प्रभाव दिखाएंगे, प्रभावी, ठीक है। क्लियर। अच्छा, अभी मान लो दोनों मूर्ख हैं, तो ये दोनों ही मूर्ख है, तो भैया मूर्खता का ही बोलवाला रहेगा, ये दोनों जहां भी जाएंगे वहां मूर्खता फैलेगी। लेकिन अगर एक बात करके देखिए, अगर राम श्याम कहीं पर जाएं, ठीक है, तो ये आपका प्रभावी और अप्रभावी की जोड़ी हो गई, प्रभावी अप्रभावी की जोड़ी हो गई, नहीं हो गई, बताइए, है ना। तो इस जगह मैं कुछ समझाने जा रहा हूं आपको, देखना समझना। अगर किसी जोड़े में दोनों मेंबर प्रभावी हैं, ठीक है, तो उसको आपने क्या लिख दिया, शुद्ध लंबा, क्योंकि दोनों समयुग्मजी कंडीशन है तो लंबा लिख दिया। इधर दोनों अप्रभावी है, उनको बोना लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्या लिखेंगे, तो पहली बात तो ये दोनों अलग अलग है, तो इसको आप क्या लिख दोगे, अशुद्ध। अशुद्ध के साथ साथ आप क्या लिख दोगे, विषम युग्मजी।
लेकिन अब लंबा लिखें कि बोना लिखे, तो यही फायदा है समझने का। क्या कि जब प्रभावी है प्रभावी साथ साथ होंगे, जब राम और श्याम साथ साथ होंगे तो राम इंटेलिजेंट है, श्याम मूर्ख है, तो मूर्ख को इंटेलिजेंट वाला बोलने देगा क्या? नहीं, वो उसको पहले बोलेगा देख जो करूंगा मैं बात करूंगा, तू चुप रहना, तू बस मुंडी ला देना। समझ गए? तो जब एक इंटेलिजेंट और एक मूर्ख आदमी, एक पावरफुल और एक कमजोर आदमी कहीं पर जाएं, तो बताइए लोग किसकी सुनते हैं? पावरफुल की। तो बात समझ में आई क्या कि अशुद्ध या विषम युग्मजी, लेकिन इसको भी क्या कहेंगे? लंबा। क्यों? क्योंकि जब लंबा आदमी साथ है तो बोने को छिपना पड़ेगा, क्योंकि लंबापन क्या है? प्रभावी है, बोना क्या है? अप्रभावी है। समझे इस बात को? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि जो अप्रभावी है बेचारा, है ना, अप्रभावी जो होता है वो अपना इफेक्ट, वो अपनी ताकत तभी दिखाएगा जब वो अपने जैसों के बीच में ही बैठा हो। समझ रहे हैं? मैं दोबारा समझाता हूं भाई, देखिए समझना जरा। क्या समझे आप समझे कि देखो जब दोनों प्रभावी थे तो प्रभावी ने अपना, डोमिनेंट ने अपना इफेक्ट दिखाया। जब एक डोमिनेंट है दूसरा रेसेसिव है, तभी भी डोमिनेंट चलने नहीं दे रहा इसकी। लेकिन जब दोनों ही यही हैं तो अब तो इन्हीं की चलेगी। अरे समझो, किसी जगह पर दो आदमी जाते हैं इंटेलिजेंट, तो वो इंटेलिजेंट ही इंटेलिजेंसी की बात करेंगे। किसी जगह जाते हैं एक पढ़ा लिखा एक आपका अनपढ़, तो पढ़ा लिखा वाला जो है वो अनपढ़ को चुप रख देगा एकदम। लेकिन अगर मान लो आपने भेज दिया बात करने के लिए अनपढ़ों को, तो वो तो अनपढ़ों जैसी बातें ही करेंगे, वहां पे उन्हीं का राज है। समझे? तो सिस्टम क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि सिस्टम ये कह रहा हूं कि प्रभावी लक्षण जो होता है, जो इफेक्टिव होता है, वो समयुग्मजीय अवस्था में भी इफेक्टिव रहेगा, समयुग्मजी में भी इफेक्टिव रहेगा और विषम युग्मजी इफेक्ट रहेगा। समझे? ये समयुग्मजीय अवस्था है, यहां पर भी इफेक्टिव है, और ये विषम युग्मजीय अवस्था है, यहां पर भी इफेक्टिव है। अंतर क्या है? यहां पर आपने शुद्ध लिख दिया, यहां पर आपने क्या लिख दिया? अशुद्ध। लेकिन जो अप्रभावी लक्षण है, वो दोस्तों केवल और केवल उसकी समयुग्मजीय अवस्था में ही प्रभावी रहेगा। समझे? अप्रभावी लक्षण जो है वो समयुग्मजीय अवस्था में ही प्रभावी होगा, समयुग्मजीय अवस्था में ही प्रकट होगा, है ना। मतलब अप्रभावी लक्षण आपको तभी दिखेगा जब वो समयुग्मजी होगा, जबकि प्रभावी समयुग्मजी में भी प्रकट होता है और असमयुग्मजी में भी प्रकट होता है। देखिए यहां पे विषम युग्मजी है, इसके बावजूद भी प्रभावी दिख रहा है, अप्रभावी तो गायब है, लंबा दिख रहा है प्लांट आपको। अप्रभावी जो बोना बैठा है इधर, ये तो चुपचाप बैठा है, इसकी चल ही नहीं रही। और जब दोनों जो आपके क्या है समयुग्मजी है तो लंबा दिखेगा ही। लेकिन विषम युग्मजी में क्या बोनापन दिखा पा रहा है खुद को? नहीं, बोनापन खुद को तभी दिखा पा रहा है, तभी रिप्रेजेंट करवा पा रहा है जब दोस्तों वो कैसी कंडीशन में हो? समयुग्मजी कंडीशन में हो। क्या ये बात दिमाग में बैठी या नहीं बैठी बेटा? अच्छे से बताइएगा। प्रभावी लक्षण वो जो अगर है तो राज उसी का चलेगा। समझ रहे हैं? अप्रभावी बेचारा वो जो तब अपनी दादागिरी चलाता है जब प्रभावी मौजूद नहीं होता। कांटे की बात छोड़ दो बिल्कुल, है ना, 100 सुनार की एक लोहार की। क्या प्रभावी अगर होगा तो चलेगी प्रभावी की, लेकिन अगर प्रभावी नहीं होगा तब कौन चला लेगा? अप्रभावी। यहां प्रभावी है तो प्रभावी की चल रही है, यहां भी प्रभावी बैठा है प्रभावी की चल रही है, लेकिन यहां प्रभावी नहीं है तो यहां किसकी चल रही है? यहां अप्रभावी की चल रही है। मतलब डोमिनेंट के होते रेसेसिव अपनी नहीं चला सकता। अगर डोमिनेंट कैरेक्टर बैठा है तो रेसेसिव को चुपचाप मुंह बंद करके चिड़ी चुप बैठना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? बोलिए, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? प्रभावी लक्षण को कैपिटल लेटर से शो करते हैं, अप्रभावी लक्षण को स्मॉल लेटर से शो करते हैं। ठीक है, क्लियर? बोलो, समझ में आ गई अच्छे से बात? ठीक है, आप समझ पाए? आप कोई दिक्कत? ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्लियर? अब दोस्तों देखिए, F1 पीडी में अगर शुद्ध जनक आपने लिए हैं, शुद्ध जनक है ना, शुद्ध पेरेंट आपने लिए हैं, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो इनसे कौन सी जनरेशन बन रही है? F1 पीडी। तो बताओ F1 पीडी के मेंबर क्या होंगे? कैपिटल टी, स्मॉल टी। आप बताओ ये क्या है? ये है शुद्ध लंबा, ये क्या है? शुद्ध बोना। दो शुद्ध जनक हैं, तो शुद्ध जनकों से जब F1 पीडी बनी तो F1 पीडी में क्या बना? कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसको क्या बोलोगे? अशुद्ध लंबा।
क्यों 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 कहा हमने अशुद्ध, क्यों कहा क्योंकि दोनों अलग अलग है। लंबा क्यों कहा क्योंकि प्रभावी मौजूद है तो प्रभावी ही अपने आप को शो करेगा। क्लियर। तो बताइए F1 पीढ़ी में कौन दिख रहा है, F1 पीढ़ी में कौन प्रकट हो रहा है, प्रभावी लक्षण। तो खास बात क्या कि प्रभावी लक्षण वो होता है, डेफिनेशन है प्रभावी लक्षण की, प्रभावी लक्षण वो जो F1 व F2 दोनों पीढ़ी में प्रकट होता है। प्रभावी लक्षण वो होता है जो F1 व F2 दोनों पीढ़ी में प्रकट होता है। लेकिन अप्रभावी वो, रेसेसिव वो, अप्रभावी वो जो सीधा F2 में प्रकट होता है, F1 में प्रकट होगा ही नहीं, सीधा F2 में प्रकट होता है। अभी मैं दिखाऊंगा आगे आपको, टेंशन मत लीजिएगा। सीधा किस में प्रकट होता है, F2 में। क्लियर हो गई बात, है ना। तो शुद्ध जनकों ने F1 पीढ़ी बनाई, F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखेगा। अब मैंने आपको बताया था F2 पीढ़ी कैसे प्राप्त करते हैं। F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं, F1 पीढ़ी के जो मेंबर है उनको आपस में ब्रीडिंग करवा देते हैं। तो F1 पीढ़ी के मेंबर ले लिए हमने दो। क्लियर। एक तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये ले लिया, ये एक सदस्य हो गया, एक कैपिटल टी स्मॉल टी ये एक सदस्य हो गया। इनसे हमें कौन सी पीढ़ी मिलेगी बताइए, F2। अब F2 पीढ़ी मिलेगी तो जरा गौर करो, ये कैपिटल टी ये क्या बन गया, शुद्ध लंबा। सही है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या बन गया, अशुद्ध लंबा। क्यों, क्योंकि जब तक कैपिटल वाला बैठा है इफेक्ट वही दिखाएगा। ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या बन गया, अशुद्ध लंबा। और ये स्मॉल टी ये क्या बन गया बताओ, शुद्ध बोना। जरा गौर करना यार, क्या गौर किया आपने, आपने गौर किया कि जब आपने दो शुद्ध पेरेंट्स के बीच में आपने क्रॉसिंग करवाई तो F1 पीढ़ी में कौन दिखा, प्रभावी वाला दिखा। क्लियर। F2 पीढ़ी में भी ये प्रभावी वाला दिख रहा है, ये प्रभावी वाला दिख रहा है, ये प्रभावी वाला दिख रहा है। मतलब प्रभावी तो F1 और F2 दोनों में दिख रहा है, लेकिन बच्चों अप्रभावी केवल और केवल कहां दिख रहा है, F2 में। तो ये डेफिनेशन है प्रभावी अप्रभावी लक्षण की, कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है और फिर F2 में भी होता है वो डोमिनेंट है, वो प्रभावी है। और जो लक्षण F1 में प्रकट नहीं होता, सीधा F2 में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, वो आपका क्या होता है, वो आपका F2, वो आपका अप्रभावी लक्षण होता है। और वो सीधा कहां पर दिखता है, F2 जनरेशन में दिखता है। ठीक है बच्चों, प्रभावी को कैपिटल लेटर से, अप्रभावी को स्मॉल लेटर से शो किया जाता है। बताइएगा कोई दिक्कत है भाई, बताइएगा किसी टाइप की कोई समस्या, आगे बढ़ूं मैं। ठीक है, अब मैं पहले बात करना चाहूंगा आपसे मेंडल के बारे में, फिर मैं आपको एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, पहले बात करना चाहता हूं मेंडल। देखिए मेंडल के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो सिंपल सी बात, मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया कंट्री में, ऑस्ट्रिया देश, सिलीसिया प्रांत और कस्बे का नाम था हेंडनजोर्फ। तो मेंडल का जन्म जो है ऑस्ट्रिया देश के सिली और मेंडल जो है ये ब्रून शहर था, एक ब्रून शहर के चर्च में पादरी थे। चर्च में क्या थे, पादरी। पादरी होता है मॉन्क, जैसे मंदिर में पुजारी होता है ऐसे चर्च में पादरी होता है। तो ब्रून शहर के चर्च में क्या थे बताइए, ये पादरी थे। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों, इन्होंने जो चर्च का गार्डन था, क्लियर, ब्रून शहर में ही इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस पादप पर किए, तो एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने दोस्तों उद्यान मटर पर। उद्यान मटर पर किए, जिसका साइंटिफिक नाम था पाइसम सेटाइवम। क्या नाम था, बहुत आता है क्वेश्चन, पाइसम सेटाइवम। इसके अलावा मेंडल ने दोस्तों हिरेशियम प्लांट पर भी प्रयोग किए थे, हिरेशियम पर भी, हिरेशियम पादप पर भी प्रयोग किए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि भैया उद्यान मटर के अलावा मेंडल ने किस प्लांट पर प्रयोग किया, आपका आंसर क्या रहेगा, हिरेशियम। अब काम की बात जो है वो ये समझाता हूं कि उद्यान मटर का चुनाव क्यों किया मेंडल ने। वाई दिस कोलावेरी डी, मेंडल जी
क्यों उद्यान मटर, क्यों कोई और क्यों नहीं, उस उद्यान मटर से आपकी इतनी मोहब्बत क्यों है? तो इसका रीजन देख लीजिए। उद्यान मटर दोस्तों सबसे पहले तो एक वर्षीय शाक है, एक एनुअल हर्ब है। एक वर्षीय शाक का मतलब होता है कि एक ऋतु में, है ना, कम टाइम लेता है, कम टाइम में आपको नई पीढ़ी आ जाती है और कम स्पेस ग्रहण करता है, यानी कम जगह में उगाया जा सकता है, छोटी इसकी लाइफ होती है और छोटा इसका साइज होता है। तो आप छोटी सी जगह में इसकी ज्यादा से ज्यादा टाइप्स की आप स्टडी कर पाओगे। साथ ही साथ कम टाइम में आप ज्यादा जनरेशंस की स्टडी कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद मटर का जो पादप है वो उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी का मतलब है दोस्तों मोनोइसियस। मोनोइसियस क्या होता है? उभयलिंगी। उभयलिंगी वो जिस पर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों आते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर दोनों आते हैं। ठीक है, और जो फ्लावर है उनमें भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मटर का पादप उभयलिंगी है और उभयलिंगी होने के कारण इनके अंदर स्वपरागण आसान है। स्वपरागण का मतलब होता है एक ही पादप के फ्लावर्स के बीच में प्रजनन करवाना, है ना। तो ये तरीके से क्या है ना, इसको कह सकते हैं ऑटो पॉलिनेशन इज इजी। तो स्वपरागण आसान है, तो स्वपरागण करा कर हम जल्दी से क्या कर लेंगे भाई, दूसरे पादप से परागकण उड़ के आए, उसके लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा ना कि भाई वायु के द्वारा आए या फिर कीट के द्वारा आए, इंसेक्ट के द्वारा आए। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे फ्लावर नजदीक नजदीक है। ठीक है, और उसी फ्लावर में मेल ऑर्गन भी है, फीमेल ऑर्गन भी है ना, और साथ ही साथ मेल फ्लावर भी फीमेल फ्लावर भी दोनों है। तो इसका मतलब यह है कि हम जल्दी से जल्दी नई जनरेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो मटर का पौधा, सबसे पहला रीजन है कि मटर का पौधा सर एक वर्षीय शाक है, कम टाइम कम स्पेस में ये ग्रो कर जाता है। दूसरे, इसके अलावा मटर का पादप क्या होता है? उभयलिंगी होता है, मोनोइसियस होता है। उभयलिंगी का मतलब क्या है? जिस पर मेल फीमेल दोनों टाइप के फ्लावर्स आते हैं। तो स्वपरागण करवाना, ऑटो पॉलिनेशन करवाना इनके अंदर क्या है बताइए, आसान है। ये दो सबसे बड़े रीजन थे मटर के प्लांट का सिलेक्शन करने के लिए कि मेंडल ने मटर के पादप का चुनाव क्यों किया। ठीक है दोस्तों, लीजिएगा स्क्रीनशॉट। क्लियर? ठीक है दोस्तों, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए लगभग 1857 से 64 के बीच, और उनका प्रकाशन करवाया 65-66 में। और प्रकाशन किस नाम से करवाया? शीर्षक क्या था? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, पादप संकरण के प्रयोग, इस नाम से इन्होंने क्या करवाया, टाइटल रखा था। क्लियर? तो समझिएगा, मैं आपको क्रोनोलॉजी समझा रहा हूं कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया 57 से 64 में, ठीक है, और 65-66 में प्रयोगों का क्या हो गया, पब्लिकेशन हो गया। छोटी मोटी मैगजीन में करवा पाए, इसीलिए फेमस नहीं हो पाए थे। ठीक है, और मेंडल की 1884 में किडनी की कोई बीमारी थी, उसकी वजह से क्या हो गई बताइए, डेथ हो गई। यानी मेंडल की मृत्यु सन 1884 में गुर्दे की बीमारी के कारण हो गई। तो मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ऑस्ट्रिया कंट्री, सिलीसिया आपका टाउन, हेंडनजोर्फ आपका गांव, ब्रून शहर के चर्च में मॉन्क थे, वहीं पर चर्च का जो गार्डन था उसी में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए। हिरेसियम पादप पर गार्डन पी यानी आपका उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम पर एक्सपेरिमेंट किए। पाइसम सेटाइवम को चुनने के रीजंस आपको बता चुका कि सर एक वर्षीय शाक था, उभयलिंगी था, तो कुछ जो फायदे थे वो ये थे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 57 से 64 के बीच किए, प्रकाशन 65-66 में हुआ, 84 में डेथ हो गई। लेकिन दोस्तों किसी ने भी इस बंदे की बात पर गौर नहीं किया। रीजन क्या रीजन है? पहली बात तो जो मेंडल थे एक अच्छे बॉटनिस्ट होने के साथ साथ स्टैटिक्स का भी इनको बहुत अच्छा ज्ञान था, सांख्यिकी का। ठीक है, तो स्टैटिक्स जैसे ये मीन मोड मीडियन वगैरह चलते हैं ना आपके मैथमेटिक्स में, माध्यिका, माध्य विचलन, है ना, बहुलक वगैरह पढ़ा होगा आपने। तो मीन मोड मीडियन जो वगैरह चलते हैं, और भी स्टैटिक्स बहुत लंबा चौड़ा है। तो इन्होंने अपने जो प्रयोग किए, उनके जो आंकड़ा इन्होंने रखा, ये इनकी ताकत भी थी कि इन्होंने एक एक एक्सपेरिमेंट का एकदम क्लियर कट डेटा रखा। लेकिन वो डेटा जब इन्होंने कैलकुलेट किया तो उसमें कैलकुलेशंस इन्होंने स्टैटिक्स के द्वारा की। उस समय के साइंटिस्ट को या तो बॉटनी नहीं आती थी या स्टैटिक्स नहीं आती थी। मतलब ऐसे साइंटिस्ट उस समय बहुत कम थे जिनको बॉटनी और स्टैटिक्स दोनों आती थी, जिससे कि वो इनके एक्सपेरिमेंट्स को समझ पाए।
ठीक है। नेक्स्ट बात ये थी कि मेंडल बेचारे गरीब थे, तो किसी फेमस मैगजीन में अपने एक्सपेरिमेंट को पब्लिश नहीं करवा पाए, तो वर्ल्ड लेवल पर फैल नहीं पाए। उस समय ये मोबाइल, टीवी, यूट्यूब वगैरह चलता नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट बात हम क्या कर रहे हैं कि मेंडल ने जिस समय एक्सपेरिमेंट किए उस समय लोगों का, जितने भी साइंटिस्ट थे, उनका ध्यान था इस बात पर कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो जितने भी मैक्सिमम साइंटिस्ट थे वो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पर फोकस थे, है ना। तो उस समय हॉट एकदम इश्यू था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो मैक्सिमम साइंटिस्ट का ध्यान उधर था। तो मेंडल जी बिल्कुल इग्नोर हो गए भाई साहब, मेंडल जी पूरी तरह इग्नोर। तो चलिए यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों समझना आगे, मेंडल जी जब इग्नोर हो गए तो दोस्तों दोबारा 3 साइंटिस्ट सन 1900 में, 3 साइंटिस्ट जो थे कौन कौन थे? ह्यूगो डी ब्रीच, ह्यूगो डी ब्रीच, 3 साइंटिस्ट थे दोस्तों, ह्यूगो डी ब्रीच, एरिक वॉन शेरमैक, ह्यूगो डी ब्रीच, एरिक वॉन शेरमैक और कॉर्ल कॉरेंस। ह्यूगो डी ब्रीच, एरिक वॉन शेरमैक और कॉर्ल कॉरेंस। ह्यूगो डी ब्रीच थे हॉलैंड के, ये थे आपके ऑस्ट्रिया के, और कार्ल कॉरेंस थे जर्मनी के। इन तीनों साइंटिस्ट ने दोस्तों मेंडलवाद की पुनः खोज की, मेंडलिज्म को रीडिस्कवर किया, मेंडलिज्म को क्या किया? पुनः खोज। तो एक क्वेश्चन आता है मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता कौन थे? क्लियर। और ये इतने ईमानदार थे कि इन्होंने जो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनको पढ़ा, उनके पूरे डेटा को देखा, तो इन्होंने एक बात कही कि भाई साहब मतलब इस हीरे को क्यों खो दिया हम लोगों ने, ये तो मतलब क्या करके गया है, मतलब आप सोच नहीं सकते। तो इन्होंने ये बात कही कि मेंडल का एक एक एक्सपेरिमेंट एकदम टकाटक है, एकदम चिल्ड है, एकदम चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों तब मेंडल को 1901 में फादर ऑफ जेनेटिक्स घोषित किया गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स घोषित किया गया। समझे इस बात को? तो याद रखिएगा सन 1901 में फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको घोषित किया गया था? मेंडल को घोषित किया गया था, ठीक है, क्लियर। अच्छा, आपसे कोई पूछ ले कि भाई मेंडल से पहले, आपसे पूछ ले मेंडल से पहले उद्यान मटर पर, मेंडल से पहले पाइसम सैटाइवम पर प्रयोग किसने करके देखे? मेंडल से पहले पाइसम सैटाइवम पर एक्सपेरिमेंट किसने किए? तो 2 नाम याद रखना, नाइट एंड गॉस। क्या नाम रखोगे? नाइट एंड गॉस, ठीक है। अब दोस्तों फिर एक चीज पढ़ा रहा हूं कि दोस्तों मटर का जो पादप था इसमें मेंडल ने टोटल 34 लक्षण देखे, टोटल 34 लक्षण देखे, लेकिन एक्सपेरिमेंट कितने प्लांट्स पर किए? एक्सपेरिमेंट्स के लिए, प्रयोगों के लिए जो सिलेक्शन है, प्रयोगों के लिए चुनाव इन्होंने दोस्तों 7 जोड़ी या 14 लक्षणों का किया। किसका किया? 7 जोड़ी या 14 लक्षणों का मेंडल ने क्या किया? चुनाव। तो क्या याद रखेंगे कि टोटल 34 लक्षणों को मेंडल ने क्या किया? सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, पहचाना, लेकिन सेलेक्ट अपने प्रयोग के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट कितने जोड़ी कैरेक्टर्स पर किए? तो 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स पर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए और 14 लक्षण यानी कि मेंडल ने क्या किए बताइए? अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुने। कौन कौन से वो लक्षण हैं उनकी मैं बात करने जा रहा हूं, लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ताकि मैं अच्छे से आपको कैरेक्टर्स को डिफाइन कर पाऊं। उसके बाद हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस का डेटा पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के बेसिस पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। देखिएगा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये लीजिए दोस्तों, मेंडल के 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहला क्या है दोस्तों? तने की लंबाई, स्टेम हाइट, तने की लंबाई। तने की लंबाई में टॉल यानी लंबा, डॉर्फ यानी बोना, आपके नोट्स में भी सब कुछ लिखा हुआ है। तो तने की लंबाई में 2 लक्षण, एक प्रभावी एक अप्रभावी, तो लंबापन, बोनापन। इसी तरह पुष्प का कलर, फ्लावर कलर, पुष्प का कलर प्रभावी बैंगनी और अप्रभावी सफेद। पुष्प की स्थिति की भाई पुष्प कहां है, ठीक है, तो इसमें हमने क्या लिया? एक्सियल और टर्मिनल, ठीक है, कक्षीय और अग्रस्थ। क्लियर कि पुष्प जो है वो आगे ही आगे है या फिर किसी कक्ष में है। क्लियर। अच्छा,
पॉड शेप, पॉड का मतलब होता है फली, फली की आकृति, फली की आकृति। इन्फ्लेटेड का मतलब होता है फूली हुई, और कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब होता है संकीर्णित, संकीर्णित का मतलब होता है सिकुड़ी हुई। ठीक है, तो फली की आकृति फूली हुई या संकीर्णित। फली का रंग इसमें प्रभावी हरा, अप्रभावी पीला। बीज की आकृति दोस्तों गोल और रिंकल्ड का मतलब झुर्रीदार, बीज की आकृति गोल और झुर्रीदार, ये लक्षण चुने मेंडल ने। और बीज का कलर दोस्तों पीला और हरा। समझे? तो क्या प्रभावी है, प्रभावी लक्षण कैसे पढ़ेंगे? तने की लंबाई, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति, फली की आकृति, फली का रंग, बीज की आकृति, बीज का रंग। क्लियर? सबसे पहले तने की लंबाई, उसके बाद पुष्प का रंग, उसके बाद पुष्प की स्थिति, उसके बाद आपके फली की आकृति, फली का रंग, बीज की आकृति, बीज का रंग। मेंडल ने इन 7 जोड़ी लक्षणों का क्या किया था? चुनाव किया था। मेंडल ने इन 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स का क्या किया था? सिलेक्शन किया था। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके नोट्स में भी सब कुछ लिखा हुआ है, तो टेंशन मत लीजिएगा। मेंडल ने इन 7 जोड़ी लक्षणों का क्या किया? चुनाव किया और इन पर अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया। ठीक है, अब जैसे मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर संकरण। ठीक है, देखिएगा तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल क्या कह रहे हैं, देखिएगा। ठीक है, देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही हमें डिटेल में पढ़ना है। एकल संकर संकरण, डाइहाइब्रिड क्रॉस में केवल हम अनुपात याद रखेंगे। एकल संकर संकरण, आपके नोट्स में डाइहाइब्रिड क्रॉस पूरा है, हमें केवल मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है और डाइहाइब्रिड क्रॉस के रेशियोज पढ़ने हैं। एग्जाम्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर मोनो हाइब्रिड डाइहाइब्रिड से क्वेश्चन आता है तो यहीं से आता है। ठीक है, अब देखिएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम डेफिनेशन लिखेंगे, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य, एक जोड़ी विपरीत, विपरीत को लिख सकते हैं विपर्यासी, ऑपोजिट है ना, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य करवाया गया क्रॉस, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य करवाया गया क्रॉस, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य करवाया गया क्रॉस क्या कहलाएगा दोस्तों? आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे आपने एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण, विपरीत लक्षण, अब कैपिटल टी ये क्या ले लिया आपने? शुद्ध लंबा, और स्मॉल टी ये क्या ले लिया? शुद्ध बौना, है ना। अब ये एक जोड़ी विपरीत लक्षण हो गए भाई, ये लंबा ये बौना, एक ही लक्षण की 2 विपरीत फॉर्म्स हो गई। अब युग्मक बनाएंगे। देखो युग्मक गैमेट, गैमेट मैंने क्या बोला था? जो जोड़ा होता है, तो जोड़े का प्रत्येक सदस्य क्या कहलाता है? गैमेट। समझे? अब ये दोनों जो है सेम है। क्लियर? तो 2 गैमेट बनाएंगे, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ठीक है, इसमें से भी 2 गैमेट बनेंगे, एक ये बनेगा और एक आपका ये बनेगा। ठीक है, क्लियर? अब इनको क्या करेंगे? इनको आपस में क्रॉस करवाएंगे, इसको पहले इससे करवाएंगे तो क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको फिर इससे करवाएंगे, क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको फिर इससे करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको फिर इससे करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखा जाए सबको एक दूसरे से क्रॉस करवाना है। तो आप जरा गौर कीजिएगा, ये कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई है आपको? F1 पीढ़ी। तो आपने क्या किया? मैंने क्या बोला? जोड़े का प्रत्येक मेंबर क्या कहलाता है? गैमेट कहलाता है। अब हम ये भी कर सकते थे कि ये दोनों सेम है, तो इससे गैमेट जो निकलेगा वो हर कंडीशन में टी ही निकलेगा, और ये दोनों सेम है तो इससे जो गैमेट निकलेगा वो आपके स्मॉल टी ही निकलेगा। सही है? तो संतान जो पैदा होगी वो क्या होगी? कैपिटल टी स्मॉल टी। बोलो सही है? ये क्या बना? ये बना अशुद्ध लंबा। बोलो सही है ना? हम ऐसे भी लिख सकते थे, हमने पूरा लिखा 4 संतानें पैदा हुई, लेकिन चारों की चारों संतानें जो हुई हैं वो क्या हुई है? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमने एक चीज समझी कि 2 शुद्ध जनकों से 2 प्योर पेरेंट जब होंगे तो उनसे जब संतान पैदा होगी ना, तो वो हमेशा विषम युग्मजीय होगी, हमेशा अशुद्ध होगी। क्यों? क्योंकि शुद्ध होगा तो गैमेट में शुद्ध निकल के आएगा, दूसरे लक्षण में अपोजिट है तो उसमें दूसरा वो निकल के आएगा गैमेट। दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या आ गया? क्या आ गया बताइए? अशुद्ध अवस्था आएगी ना। क्यों? क्योंकि विपरीत लक्षण में से ये गैमेट निकलेगा कैपिटल का, ये गैमेट निकल गया
स्मॉल का ये गैमेट निकल गया, है ना। प्रभावी लक्षण में से ये युग्मक निकला, अप्रभावी लक्षण में से ये युग्मक निकला। अब दोनों आपस में जुड़ गए तो बताओ क्या बन गया, प्रभावी अप्रभावी का कॉम्बिनेशन। ये क्या बन गया बताइए, ये बन गई F1 जनरेशन। ठीक है, अब F1 जनरेशन के मेंबर्स के बीच ये 4 मेंबर प्राप्त हुए, इनके बीच में हम क्या करेंगे, F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए क्रॉसिंग करवाएंगे। लीजिए अब देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, F1 पीढ़ी के सदस्य हैं। अब इनके बीच में क्रॉसिंग करवाई, देखिए करवाते हैं। देखिए इसको पहले किससे गुणा करवाएंगे, इससे। ठीक है, तो क्या बना, कैपिटल टी कैपिटल टी। इसको फिर इससे गुणा करवाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको फिर इससे गुणा करवाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसको फिर इससे गुणा करवाएंगे, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब जरा गौर करना, क्या बना, ये बना है शुद्ध लंबा। सही है, ये प्रभावी अप्रभावी वाला कॉम्बिनेशन है, तो दिखेगा कौन, प्रभावी, लेकिन ये कैसा है, अशुद्ध लंबा। ये भी क्या है, अशुद्ध लंबा, और ये भी क्या है आपका, ये है आपका शुद्ध बोना। समझ पाए बात को। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है, आप कहेंगे सर क्वेश्चन कैसे आएगा, ये कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो गई है, F2 पीढ़ी। कैसे प्राप्त हुई, जो F1 पीढ़ी के सदस्य हैं हमने उनके बीच में क्या करवाया, स्वप्रजनन करवाया। अब F2 पीढ़ी प्राप्त हुई, इसमें आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात पूछ रहा है। फिनोटाइप या क्वेश्चन यहीं से आता है, फिनोटाइप यानी लक्षण प्ररूप अनुपात। भाई लक्षण प्ररूप क्या बताया था मैंने कल आपको, बाहर से देखने पर बताओ, बाहर से देखने पर क्या दिख रहा है, तो बाहर से देखने पे आपको शुद्ध अशुद्ध ये पता चलेगा क्या, नहीं। बाहर से देखने पे आप देखोगे सर ये लंबा ये लंबा ये लंबा, तो हमने लिख दिया अनुपात सर 3:1। 3 तो लंबे हैं और 1 क्या है बताइए, बोना है। सही है, बोलो। बाहर से देखने पे तो यही पता चलेगा, लेकिन जब आप जेनेटिक स्ट्रक्चर को पढ़ोगे तो जीनोटाइप या जीन प्ररूप अनुपात जब आप निकालोगे तो जीन प्ररूप अनुपात आपका क्या निकलेगा, तो जीन प्ररूप अनुपात में आप देखेंगे सर 1 तो शुद्ध लंबा है, क्लियर, 2 फिर ये एकदम सेम ढूंढने होते हैं, 2 आपके क्या है, अशुद्ध लंबे हैं, और 1 आपका सर शुद्ध बोना है। ये क्या है बताइएगा, ये आपका जीन प्ररूप अनुपात है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है। कैसे आएगा क्वेश्चन, एकल संकर संकरण में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी का फिनोटाइप रेशो बताइए 3:1, जीनोटाइप रेशो बताइए 1:2:1। क्या बात समझ में आई, क्या बोलिए, बात समझ में आई क्या। ये रेशियो के अलावा पूछने लायक कोई चीज नहीं है एग्जामिनर के पास, ना ही कोई तरीका है कि एग्जामिनर आपसे इस रेशियो के अलावा कुछ पूछे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है बताइएगा। अब हम आगे समझते हैं दोस्तों, ये क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर संकरण। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे आप, द्विसंकर संकरण, तो एक बार आउटलाइन में दे देता हूं, उसके बाद जो है हम लोग डायरेक्ट इसका रेशियो लिखेंगे। डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस को क्या बोलेंगे आप, द्विसंकर संकरण। डाइहाइब्रिड क्रॉस को क्या बोलेंगे, द्विसंकर संकरण। डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या हो रहा है, डाइहाइब्रिड क्रॉस में हो रहा है 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य, 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य करवाया गया क्रॉस, 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य करवाया गया क्रॉस। अब कितने लक्षण ले रहे हो आप, 2 जोड़ी, और विपरीत लक्षण ले रहे हो। जैसे आपने क्या ले लिया, जैसे आपने 2 लक्षण ले लिए, एक तो क्या ले लिया आपने दोस्तों, बीज की आकृति, गोल, गोल को लिख लिया आपने कैपिटल आर राउंड, और स्मॉल आर को लिख लिया आपने झुर्रीदार। तो आपको समझ में आ गया कि प्रभावी गोल है और अप्रभावी क्या बताइए, स्मॉल आर। और उसके बाद दोस्तों आपके पुष्प का रंग, समझे, पुष्प का रंग। कोई दिक्कत है क्या बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जरा, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले यस और नो में जवाब दो यार। ठीक है, ओके, तो
वन सेकेंड। हाँ, तो पुष्प का रंग नहीं हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल बीज का रंग, पुष्प का नहीं। किसकी बात कर रहे हैं? बीज के रंग की, है ना, बीज का रंग। बीज के रंग में पीला कैपिटल वाई और हरा स्मॉल वाई। ठीक है, क्लियर। अब हम इन दोनों लक्षणों को लेकर क्या करवा रहे हैं? क्रॉस। तो सबसे पहले जनक चुनेंगे। तो जनक देखिए, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये क्या होगा बताइए? इसको बोल देंगे शुद्ध गोल पीले। सही है, शुद्ध गोल पीले। इसके बाद स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसको क्या बोल देंगे? अशुद्ध गोल, अशुद्ध नहीं, शुद्ध ही है ये भी भाई, है ना, सेम है, शुद्ध है बिल्कुल। तो इसको आपने क्या कह दिया? इसको आपने कह दिया शुद्ध झुर्रीदार हरे, शुद्ध झुर्रीदार हरे, रिंकल्ड ग्रीन। अब इनसे युग्मक बनाओ। युग्मक कैसे बनेगा बताओ? युग्मक बनेगा, हर जोड़े में से एक एक मेंबर आएगा, तो इसमें से निकल के आ गया आर वाई और इसमें से निकल के आ गया स्मॉल आर वाई। बोलिए कोई दिक्कत? अब जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो F1 पीडी में किस तरह के पादप मिलेंगे आपको? F1 पीडी में मिलेंगे आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या मिला? ये मिला अशुद्ध। अशुद्ध क्यों? क्योंकि एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल है। ठीक है, लेकिन अभी भी प्रभावी बैठा है, तो इसको क्या बोलेंगे? अशुद्ध गोल पीले। क्लियर? तो वही बात आ गई, अगर शुद्ध जनक F1 पीडी में ले रहे हो, शुद्ध जनक अगर आप चुन रहे हो, तो F1 पीडी आपकी क्या प्राप्त होगी? F1 पीडी आपकी अशुद्ध प्राप्त होगी। दैट इज कंफर्म्ड, दैट इज 100% कंफर्म्ड। किसी टाइप का कोई डाउट नहीं ना भैया? ठीक है, तो आपने क्या किया देखिए। अब आप कहेंगे सर यहां एक ही क्यों लिया? देखो आर वाई, क्लियर। अब ये चार आप बनाओगे ना, चारों यही बनेंगे, ये आर वाई, ये आर वाई, ये आर वाई, ये आर वाई, चार मेंबर बनेंगे आर वाई। इसी तरह यहां पे भी चार स्मॉल वाई बनेंगे, लेकिन सब जुड़ेंगे तो फाइनली जितने भी प्लांट आएंगे वो सब इसी तरह के आएंगे। ठीक है, अब ये F1 पीडी में पादप आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? F2 पीडी के लिए क्या करेंगे? ऐसे दो पादपों के बीच में क्या करवाएंगे? क्रॉसिंग करवाएंगे नहीं करवाएंगे? लीजिए, क्रॉसिंग करवाई। तो हमने क्या लिया? दो पादप ले लिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसमें से युग्मक बनाओगे तो कैसे बनाओगे? देखो पहला युग्मक बनेगा ये, क्योंकि अब अलग अलग है ना चार, तो पहला युग्मक बन गया कैपिटल आर स्मॉल वाई, दूसरा बन गया ये कैपिटल आर कैपिटल वाई पहला, दूसरा बन गया कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये दोनों हो गए। अब बनेगा ये स्मॉल आर कैपिटल वाई और फिर बनेगा ये स्मॉल आर, ये चार युग्मक इसमें से बनेंगे और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, चार इसमें से बनेंगे, है ना भाई। हमें जितने भी टाइप के कॉम्बिनेशन है वो सब निकालने होते हैं। अब इनका क्या करोगे आप? इनका आप करोगे इस तरह से चार प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाओगे। ठीक है, आपके टेबल में आपके जो नोट्स है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट अनुपात पर लेकर जाऊंगा। कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसी तरह कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहां इन दोनों का कॉम्बिनेशन करोगे, यहां फिर इन दोनों का करोगे, यहां इन दोनों का करोगे, यहां इन दोनों का करोगे, इस तरह 16 प्रकार के ग्रुप बन गए। अब आप बना के देखना, बना के देखोगे तब एक एक चीज आपके नोट्स में लिखी हुई है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर पर लेकर जा रहा हूं। यहां पर जब आप देखोगे तो आपका जीनोटाइप जो अनुपात आएगा, जीनोटाइप अनुपात, वो आपको आएगा 122 412 121। ठीक है, 122 412 121 सबके बीच में पॉइंट लगा देना है, 122 412 121। और जो आपका फिनोटाइप रेशो आएगा, फिनोटाइप रेशो वो आपका आएगा लक्षण प्ररूप अनुपात 9:3:3:1। क्लियर? समझे? तो ये रेशियो ही है जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा आता है। मैं बिल्कुल पूरा भी लिखवा देता, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछेगा भाई यहां क्या हो रहा है, पूछने का तरीका ही नहीं है। क्या पूछेगा इसके बीच में बताओ, है ना? आपके नोट्स में बिल्कुल टेबल बनी हुई है पूरी की पूरी। ओके, टेबल आप अच्छे से पढ़ें, लेकिन याद क्या रखना है? याद यही रखना है